ये छात्र छात्राओं, आज हम अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि अब तक हमने संविधान की विशेषताएं देखी हैं और संविधान की विशेषताओं में ही हमने एक पढ़ा था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कि अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। कि वैसे मुख्यतः हम देखें कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के पारस्परिक संबंध के विषय में शुरू से ही राजनीतिक विज्ञान में विवाद रहा है और समय समय पर विभिन्न सिद्धांतों का चलन हुआ है। इसमें ही मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत मुख्य है। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि शक्तियों का केंद्रीकरण व्यक्ति को भ्रष्ट बना देता है और वे शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। अतः शासन के प्रत्येक अंग की शक्ति सीमित होनी चाहिए। और अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो शुरू से ही इस मत के पक्षधर थे कि अमेरिका में सीमित शासन व्यवस्था की स्थापना हो। शासन शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके, इस हेतु वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई और इसके साथ साथ ही मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आधारभूत सिद्धांत बनाया गया। अमेरिका में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की वैसे कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ना ही संविधान में ये कहा गया है कि शक्ति पृथक्करण को परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर भी ये संविधान की मूल भावना है। संविधान के जो प्रथम 3 अनुच्छेद हैं उनसे ये स्पष्ट होता है। जैसे कि अनुच्छेद प्रथम है, उसका खंड 1 ये कहता है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्ति कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद 3 खंड 1 ये कहता है कि न्यायपालिका शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। तो शक्तियों का अलग अलग बंटवारा संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में इसकी व्याख्या करना ही शक्ति पृथक्करण की भावना को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त संविधान के अंगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए भी संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि पहली, शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है। जैसे सीनेट और प्रतिनिधि सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीश मनोनीत सदस्य होते हैं। तो शासन के जो तीनों अंग हैं उनके चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। दूसरा, शक्ति पृथक्करण की भावना कि शक्ति शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सीनेट का सदस्य है तो वो उसका सदस्य नहीं बन सकता, व्यवस्था कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता और यदि राष्ट्रपति है तो वो न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसके साथ ही तीनों अंगों का अलग अलग कार्यकाल है और कार्यकाल का जो निश्चित टाइम है वो भी अलग अलग है। जैसे कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष का है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। राष्ट्रपति समय से पूर्व किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। न केवल कार्यकाल है अलग अलग है, बल्कि विभिन्न अंगों के उत्तरदायित्व के संबंध में भी भिन्नता है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य जिले के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सीनेट के सदस्य राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी तरह न्यायाधीश हैं वो संविधान के प्रति उत्तरदायी है। तो सरकार के जो तीनों अंगों के उत्तरदायित्व हैं वो भी अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के जो मूल भावना प्रकट होती है कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक पद्धति को अपनाया गया है। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के सभी अंग अपनी शक्ति सीधे संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के तीनों अंगों की ये स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण का मूल मंत्र है। लेकिन अमेरिकी संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपना तो रहे हैं, लेकिन यदि सबकी शक्तियाँ अलग अलग हो जाएंगी तो शासन व्यवस्था में एकात्मकता किस प्रकार हो सकेगी। इसीलिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन कायम रहे और कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन ये दोनों सिद्धांत देखने में एक दूसरे से विपरीत दिखाई देते हैं, पर वास्तव में यदि हम देखें तो ये एक दूसरे के सहायक है। दोनों का उद्देश्य एक ही है और
उद्देश्य क्या है कि शासन की शक्तियों को मर्यादित रखा जाए ताकि नागरिक स्वतंत्रताओं को क्या है सुरक्षित किया जा सके। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण कहाँ कहाँ विद्यमान है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शासन को मर्यादित करने और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए शक्ति पृथक्करण को अपनाया। इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि शक्ति पृथक्करण पूरी तरह अपनाने से शासन का प्रत्येक अंग ही अपने अपने निश्चित क्षेत्र में अमर्यादित शक्तियों का प्रयोग करने लगेगा और इसीलिए इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया कि शासन के तीनों अंगों में से प्रत्येक अंग अन्य दो अंगों पर के द्वारा नियंत्रित रहते हुए शक्ति का संतुलन इस प्रकार स्थापित करे कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो पाए। इसी तरह कांग्रेस और राष्ट्रपति की शक्तियों में भी सबसे ज़्यादा जो हमें शक्ति नियंत्रण संतुलन दिखाई देता है वो है कांग्रेस और राष्ट्रपति की शक्तियों का आपस का संबंध। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि शासन के तीनों अंग अमेरिकी संविधान में किस तरह दूसरे अंगों पर शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं कि कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। कानून निर्माण के क्षेत्र में क्या है कांग्रेस का एकमात्र अधिकार है। राष्ट्रपति और न्यायालय उसमें सहभागी नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ पर नियंत्रण और संतुलन के द्वारा राष्ट्रपति और न्यायालय का प्रतिबंध भी कांग्रेस पर लगाया गया है कि क्या कहा गया है कांग्रेस द्वारा पारित जितने भी अधिनियम हैं उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है निषेधाधिकार का अधिकार। दो प्रकार के अधिकार हैं उसके, निषेधाधिकार का अधिकार और विलंबकारी निषेधाधिकार, और एक है जेबी निषेधाधिकार। इसका प्रयोग करके कानून निर्माण की शक्ति को प्रतिबंध कर सकता है, सीमित कर सकता है। ठीक उसी तरह कांग्रेस को संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित कर सकता है, राजनीतिक दल के नेताओं के रूप में कानून निर्माण को वो प्रभावित कर सकता है। कानून निर्माण की शक्ति पर किसका नियंत्रण है? सर्वोच्च न्यायालय का भी नियंत्रण है। सर्वोच्च न्यायालय को भी ये विशेषाधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करते समय ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सके जो कि संविधान के प्रतिकूल हो। तो इस प्रकार कांग्रेस की शक्ति पर दोनों अंग राष्ट्रपति और न्यायालय नियंत्रण रखते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति पर किस तरह नियंत्रण रखा जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में वो मनमानी नहीं कर सकता। कांग्रेस द्वारा समय समय पर उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि वित्त पर कांग्रेस का अधिकार तथा राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन पर वो रोक लगा सकती है कभी भी। कि वित्त पर किसका अधिकार है? कांग्रेस का अधिकार है। राष्ट्रपति यदि कोई धन की मांग करता है तो वो उस पर रोक लगा सकती है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति सेना का अध्यक्ष है, लेकिन परराष्ट्र संबंधों का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। युद्ध की घोषणा की पुष्टि, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसका है? युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन उसकी पुष्टि कांग्रेस के द्वारा की जाती है। संधि और समझौते सीनेट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन 2/3 बहुमत से संधि समझौते जो भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं उस पर सीनेट के 2/3 अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े पदों पर जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उस पर सीनेट अपनी स्वीकृति देती है, 2/3 बहुमत से उसका अनुसमर्थन करती है, तब ही वो वैध मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण रखता है। ठीक उसी तरह न्यायपालिका की शक्तियों पर भी नियंत्रण रखा जाता है कि न्यायपालिका पर भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। किस तरह सीमित नियंत्रण रखा जाता है कि कांग्रेस द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन कम कर सकती है? कांग्रेस कम कर सकती है, तथा महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया भी किसके द्वारा जा सकता है? कांग्रेस के द्वारा हटाया जा सकता है। न केवल सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं वो भी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं कि कानून निर्माण के क्षेत्र में दोनों की शक्ति बराबर है। जब तक कोई विधेयक एक सदन में पारित होकर दूसरे सदन में नहीं जाएगा, दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं होगा, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह संघीय सरकार और राज्य सरकारों का भी एक दूसरे पर
नियंत्रण है। संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। उदाहरण के लिए संविधान में संशोधन हेतु 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता हुई। अकेला केंद्र संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, बल्कि राज्यों के अनुसमर्थन की भी उसे आवश्यकता होती है। इस प्रकार नियंत्रण और संतुलन के द्वारा सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं। कि संविधान में ये दोनों सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत संविधान को व्यवहारिक रूप देने के लिए अपनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना की जाती है। लोग क्या कहते हैं कि शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के कारण शासन में एकता का अभाव आ जाता है। कि कई बार क्या होता है कि शक्ति विभाजन में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अंग को हम किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इससे सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि आपस में सहयोग हो, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रपति एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। इसके लिए इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। एक आलोचना का बिंदु है कि कांग्रेस और राष्ट्रपति में हमेशा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कि यदि राष्ट्रपति दूसरे दल का है और कांग्रेस में बहुमत किसी दूसरे दल का है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा टकराव की संभावना बनी रहती है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इसके पीछे कुछ कारण हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। इसमें सबसे पहला कारण है प्रथाएं। कि अमेरिकी संविधान में ऐसी कुछ प्रथाओं का विकास हुआ है, जैसे कि सबसे है सीनेटी शिष्टता। सीनेटी शिष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन सुनिश्चित हो जाता है। कि यदि संबंधित नियुक्तियां वो उस सीनेटर स्वीकार कर लेता है, वो जिस राज्य में नियुक्ति की जानी है, तो ऐसी स्थिति में ये सद्भाव और सद्भाव क्या होता है, सौदेबाजी की स्थिति हो जाती है। कि सीनेट ने उसको, जिस सीनेटर ने यदि उसकी नियुक्ति को क्या कर दिया है, स्वीकार कर लिया है, तो सीनेट भी अपने सदस्य के प्रति शिष्टता दिखाते हुए उस नियुक्ति को स्वीकार कर लेती है, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को। तो ये एक मिलीजुली सौदेबाजी वाली स्थिति हो सकती है। दूसरा जो किसके कारण नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत का महत्व कम हो रहा है, अवकाश नियुक्तियों की प्रथा। कि राष्ट्रपति को सीनेट के अवकाश काल में सीनेट के अनुसमर्थन के बिना नियुक्तियां करने का अधिकार दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जब भी सीनेट का अधिवेशन नहीं होता है, तो उस समय वो नियुक्तियां करते हैं ताकि सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता न पड़े। और कार्यपालिका समझौतों की प्रथा। वर्तमान समय में कार्यपालिकाएं धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सीनेट के जो कार्यपालिका के द्वारा जो समझौते किए जाते हैं, उनमें सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। अतः राष्ट्रपति ऐसे ही समझौतों को करने का प्रयास करता है। और दूसरा जो कारण है जिसके कारण नियंत्रण संतुलन का महत्व कम हो रहा है, वो है राजनीतिक दल। कि राजनीतिक दलों के कारण भी सहयोग की भावना विकसित हो गई है और अंगों पर नियंत्रण की स्थिति कमज़ोर हो गई है। कि एक ही दल का यदि राष्ट्रपति है और उसी दल की कांग्रेस में क्या है, प्रमुखता है या बहुमतता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और जो कांग्रेस है, जो आपस के सदस्य हैं, उनमें आपसी सद्भाव स्वतः ही कायम हो जाता है। एक है राष्ट्रपति का नेतृत्व। कि आज राष्ट्रपति का जो नेतृत्व है कायम हो गया है। हर जगह हम देखते हैं कि जो मीडिया के द्वारा जो भी किया जाता है, मीडिया उसे तुरंत प्रसारित करता है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति जनता से सीधे जुड़ गए, और सीधे जुड़ने के कारण राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गया है और सीधे ही वो जनमत को प्रभावित करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और न्यायालय को भी वो प्रभावित करता है। कि भले ही हम कुछ भी कहें, संकट काल में राष्ट्रपति की शक्तियों पर, और वैसे भी हम देखते हैं कि व्यवहार में संकट काल में राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण अपने आप ही समाप्त हो जाता है। नियंत्रण और संतुलन उस समय ज़्यादा प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति अलग दल का हो और कांग्रेस में अलग दल का बहुमत हो। लेकिन फिर भी नियंत्रण और संतुलन के अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसके द्वारा विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। धन्यवाद।